हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने 11th क्लास के 4th लेसन को कंप्लीट करेंगे, जिससे 4 से 5 वीडियो आ चुकी है और इसमें अपने देखेंगे कि जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी अपने पढ़ी थी कि कमी के ये लक्षण है, तो उनकी कमी होती कैसे है और कौन से विशेष पोषक तत्व का अपने कौन सा पौधा लक्षण दिखाता है, सबसे जल्दी कौन सा पौधा लक्षण कमी के लक्षण दिखाता है, तो अपने इनकी चर्चा करेंगे। पोषक तत्वों में अपना केवल इतना ही रहा है। इसके बाद में अपने उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे कि उर्वरक क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है, और इस सब के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखते हैं अपने लेसन को। पोषक तत्व एवं उर्वरक। क्या होते हैं पोषक तत्व और क्या होते हैं उर्वरक? देखिए, पोषक तत्व की कमी के कारण मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है? देखिए, आप सोचिए इसको कि जब अपने फसलें उगाते हैं तो क्या होता है, फसलें पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। तो फसलें जब पोषक तत्वों को अवशोषित करेगी तो पोषक तत्वों में मृदा में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी। पहला कारण, जब अपने फसलें बोते हैं तो फसलों में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब जो हाइब्रिड वेराइटीज आ गई जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है, उतना ही वो क्या करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो क्या होता है, वेराइटीज भी क्या करती है, पौधों का अवशोषण करती है। इसके बाद में ज़्यादा अवशोषण करती है। दूसरा बात, कार्बनिक खादों का अपने उपयोग नहीं करते, जिसकी वजह से भी क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी आ रही है। अगला अपने देखते हैं पॉइंट्स कि जब अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग खेत में नहीं करते, सूक्ष्म पोषक तत्वों को खेत में नहीं डाला जाता है, सिर्फ अपने वृहद पोषक तत्वों को ही खेत में डाला जाता है। तो ये इन सभी कारणों के कारण क्या होता है कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। चलिए अपने लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, विभिन्न फसलों की संकर जातियां, मतलब हाइब्रिड वैरायटी, संकर जातियां पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करती है। क्या करती है? अधिक अवशोषण करती है, जिससे अवशोषण करती है जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्या करेगी वह, जिस पोषक तत्व का ज्यादा अवशोषण करेगी उस पोषक तत्व की मृदा में कमी हो जाती है। दूसरा अपने पढ़ते हैं, लगातार फसल उगाने से व सघन खेती से मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है।
क्या होगा, अपने लगातार फसलें उगाते जाएंगे, उसमें पोषक तत्वों और उर्वरकों को नहीं डालेंगे, खादों को नहीं डालेंगे, तो क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। सघन खेती क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खेती करना, मृदा को बिल्कुल बिजी रखना, फसलें लगातार बहुत ज़्यादा फसलें उगाना सघन खेती होता है। अपने डिटेल्स में आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का मृदा में उपयोग कम करने से मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाएंगे जब अपने इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे तो कमी तो होगी। आजकल क्या होता है, वर्तमान में कार्बनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान में कार्बनिक खादों का प्रयोग कम किया जाता है। क्या होता है, बहुत कम किया जा रहा है, जिस वजह से क्या होगा कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी आती है। अब अपने लिखते हैं कि इंडिकेटर प्लांट या जो पोषक तत्वों की कमी को जल्दी सबसे पहले कौन सा प्लांट दिखाएगा उसको इंडिकेटर प्लांट बोला जाता है। तो इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है जो सबसे पहले पोषक तत्वों की कमी दर्शाता है। तो अपने देखते हैं सूचक पौधा या इंडिकेटर प्लांट। ठीक है, इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है जो पोषक तत्वों की कमी को सबसे पहले दिखाता है। तो अपने इधर पोषक तत्वों का नाम लिखेंगे, पोषक तत्वों का नाम और सूचक पौधा, मतलब सूचना सबसे पहले देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं नाइट्रोजन और कैल्शियम। नाइट्रोजन और कैल्शियम का फूल गोभी और बंद गोभी, ये सबसे पहले क्या होगा, कमी को दर्शाएगा। फिर अपने बात करते हैं सोडियम की। सोडियम किसके लिए आवश्यक है, चुकंदर के लिए आवश्यक है, चुकंदर। ठीक है, तो ये कमी को दर्शाएगा। फिर अपने बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की कमी के लक्षण कौन दर्शाएगा, सरसों फास्फोरस की कमी के लक्षण को दर्शाती है। फिर बात करते हैं अपने बोरोन का दर्शाएगा सूरजमुखी। बोरोन की कमी को कौन दर्शाएगा, सूरजमुखी। फिर अपने देखते हैं लोहा को ज्वार। फिर मैग्नीज को कौन दर्शाएगा, जय दर्शाएगी। और अंतिम देखते हैं तांबा को कौन दर्शाएगा, गेहूं। ये होते हैं सूचक पौधे, ये इनकी कमी को सबसे पहले दर्शाते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में अपना नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक, उर्वरक क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी, अब अपने देखते हैं उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक होते हैं जो अपने खेतों में डालते हैं, और ये क्या होते हैं कि रसायन होते हैं जिनको फैक्ट्रियों में या उद्योगों में तैयार किया जाता है। और खाद की तुलना में, खाद क्या होती है, जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ।
इनकी तुलना में, जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद, ठीक है, इनकी तुलना में क्या होते हैं, पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और उनकी पोषक तत्वों की जो संख्या है वो कम होती है। जैसे गोबर की खाद में NPK तीनों होते हैं, परंतु जैसे यूरिया ये क्या है, उर्वरक है, DAP, तो DAP में क्या दो ही पोषक तत्व होते हैं, इनकी जिक्र अपने आगे करेंगे। तो उर्वरक क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका उपयोग खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है और जीवांश पदार्थ की तुलना में, कार्बनिक पदार्थ की तुलना में, खाद की तुलना में इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। लिखते हैं अपने उर्वरक, उर्वरक या फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। उर्वरक क्या होते हैं, देखिए उद्योगों में तैयार किए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं उर्वरक उद्योगों में तैयार किए हुए रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो क्या होगा, आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए होंगे, रासायनिक पदार्थ होंगे, इनमें जैविक खादों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा, ध्यान देना यहाँ पे, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक व संख्या कम होती है। मात्रा तो अधिक होगी, जैसे गोबर की खाद में 0.25, 0.5 और 0.25 NPK होता है, परंतु यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% होता है, परंतु होता एक ही है, संख्या में कम होता है। उसमें कितने थे, 3 थे, और इसमें मात्रा में क्या होता है, अधिक होता है, और उसमें मात्रा में क्या होता है, कम होता है। ये होते हैं उर्वरक। अब पढ़ेंगे अपने उर्वरकों का महत्व। उर्वरकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों का क्या महत्व होता है, इसका अपने जिक्र करेंगे। देखिए उर्वरकों का क्या महत्व होता है। उर्वरक क्या करते हैं कि पौधे को थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। देखिए क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए यह पौधों को थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। पौधों की पोषक जो मांग होती है, पोषक तत्वों की मांग होती है, उसको जल्दी पूरा करते हैं, पौधे को जल्दी मिल जाते हैं। और तीसरा क्या होता है कि पौधों को पोषक तत्व क्या देते हैं, अधिक मात्रा में ये देते हैं। और बात करते हैं, इनको सिंचाई के साथ में दिया जा सकता है। चौथा, ये क्या करते हैं कि यदि इनकी मात्रा को ज़्यादा या कम दिया जाता है तो यह नुकसानदायक है। जैसे कभी किसी पोषक तत्व की मात्रा आपने ज़्यादा दे दी तो आपने पढ़ा था कि अधिकता से भी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो ज़्यादा देने पर यह पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और मृदा संरचना को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको भी बिगाड़ते हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं
यह कॉस्टली होते हैं, पे करके अपने को खरीदना पड़ता है। और अगला पॉइंट अपने देखते हैं कि यह जो उर्वरक होते हैं ये अपने को थोड़ी मात्रा में देने होते हैं, पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व देते हैं, पानी के साथ में दिए जा सकते हैं। और यदि अपने उर्वरक देने के बाद में यदि सिंचाई करते हैं तो इनकी दक्षता, मतलब कि इनकी पौधों की ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब एक एक करके सारे अपने महत्व नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं खादों की तुलना में, खादों की तुलना में पोषक तत्व क्या होंगे, अधिक मात्रा में होते हैं। खादों की तुलना में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा पॉइंट अपने देखते हैं, पौधों को जल्दी उपलब्ध होने लग जाते हैं। पौधों को देने के बाद में 2-3 दिन बाद में उपलब्ध होने लग जाते हैं, जल्दी उपलब्ध होने लग जाते हैं। पौधे को क्या करेंगे, जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट अपने देखते हैं, कार्बनिक खादों की तुलना में, कार्बनिक खादों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता, कम मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपने देखते हैं अधिक मात्रा का उपयोग करने से पौधे क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। पौधे झुलस जाते हैं और क्या हो जाती है, मृदा संरचना खराब होती है। ये भी तो नुकसान ही है, मृदा संरचना क्या होगी, खराब होगी। इसके बाद में अपने खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, बुआई के साथ उपयोग कर सकते हैं, वह सिंचाई के साथ उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के साथ उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपना देखते हैं बुआई, खड़ी फसल में बुआई के साथ उपयोग कर सकते हैं, खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं। उर्वरक देने के 2-3 दिन बाद सिंचाई करने से उर्वरक उपयोग दक्षता क्या होगी, बढ़ती है। मतलब उर्वरक का पौधों के द्वारा उपयोग अधिक किया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं उर्वरकों का भंडारण में क्या होता है, सर्वाधिक सावधानी अपने को रखनी पड़ती है। भंडारण में सावधानी रखनी पड़ती है। भंडारण में क्या करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। उर्वरक को अपने भंडारण करते समय सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएंगे, ये पिघल जाते हैं और ठोस अवस्था में संरचना बन जाते हैं, बाठे बन जाते हैं इनके, ठीक है। और लगातार प्रयोग से मृदा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे
जैसे क्या हुआ, अपने यदि अमोनियम सल्फेट का निरंतर प्रयोग करेंगे, अमोनियम सल्फेट के निरंतर प्रयोग से मृदा अम्लीय व सोडियम नाइट्रेट के निरंतर प्रयोग से मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो इनका निरंतर उपयोग भी अपने को नहीं करना चाहिए। और अपने अगला पॉइंट देखते हैं, अधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का अनुपात क्या होता है, संतुलित नहीं रहता। अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में पोषक तत्वों का अनुपात संतुलित नहीं रहता। ठीक है, अगला पॉइंट अपने देखते हैं कि यह पोषक तत्व प्रदान करने की खर्चीली विधि है। ठीक है, ये सब थे इसके महत्व, इनको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपने उर्वरकों के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार है उर्वरकों के, कितने भागों में विभाजित किया है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब देखते हैं अपने उर्वरकों के प्रकार। उर्वरकों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो उर्वरकों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे वो कौन सी अवस्था में है, कौन कौन से पोषक तत्व है, कितनी उसमें मात्रा है, क्या प्रभाव छोड़ते हैं, क्या अम्लीय है, क्या क्षारकीय है, क्या लवणीय है। इस प्रकार से काफ़ी भागों में विभाजित किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक करके कंटिन्यू पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने उर्वरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अपने विभाजित करते हैं 1 नंबर, संघटक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर। ठीक है, मतलब उसमें पोषक तत्व किस रूप में हैं, कितने हैं, इसके आधार पर अपने पढ़ते हैं, पोषक तत्वों के आधार पर। इसमें अपने क्लासिफिकेशन है, इसमें अपने 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सरल या एकल उर्वरक। सरल या एकल उर्वरक। अब सरल या एकल उर्वरक क्या होते हैं, अब आपको नाम से ही पता है। देखो, एकल, इसमें एक ही पोषक तत्व होगा। तो इस सरल या एकल उर्वरक में क्या होगा, प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, NPK, इनमें से केवल एक ही पोषक तत्व इसमें उपस्थित होगा। लिखते हैं, सरल या एकल उर्वरक में केवल
एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होता है जैसे यूरिया में क्या होता है, केवल नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट, 46%। अकेला सिर्फ नाइट्रोजन ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल अपने देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अब इसमें भी क्या होता है, केवल नाइट्रोजन होता है और सल्फर भी होता है, परंतु प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक ही होता है, जटिल उर्वरक या संयुक्त उर्वरक। दूसरा अपने देखते हैं जटिल उर्वरक या संयुक्त उर्वरक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या होंगे, दो या दो से क्या होंगे, प्राथमिक पोषक तत्व ज्यादा होंगे। इसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। दो या दो से ज़्यादा पोषक तत्व होंगे, वो रासायनिक रूप से इसमें जुड़े होंगे। जैसे डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 18% और फॉस्फोरस होता है 46%, ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्राथमिक पोषक तत्व है वो इसमें जुड़े होते हैं। ये उर्वरक मुख्य रूप से दानेदार, ये उर्वरक मुख्य रूप से दानेदार अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या होगा, दाना के रूप में उत्पादन किया जाएगा। एग्जाम्पल अपने और भी देख लेते हैं, अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डीएपी, अमोनियम फास्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें होता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है, दो भागों में इनको प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। यहां लिख लेते हैं, प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब दो भाग इनके कौन कौन से हैं, एक तो है पूर्ण यौगिक, एक है अपूर्ण यौगिक। पूर्ण यौगिक, अब अपने इसको ऐसे लगाते हैं, पूर्ण यौगिक। अब पूर्ण यौगिक का मतलब अपने किसके आधार पर किया था, प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर। तो पूर्ण यौगिक में तीनों प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होंगे। इसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल एनपीके मिश्रण। अब इसमें क्या होगा, 20:20:20। इसमें क्या होगा कि एनपीके उपस्थित होगा। दूसरा है अपूर्ण यौगिक।
तो इनमें दो ही होंगे, इनमें क्या होंगे, इसमें केवल दो ही, एक नहीं होगा, एक होगा तो सरल या संयुक्त में आ जाएगा, दो ही, और तीन होंगे तो इसमें पूर्ण यौगिक में आ जाएगा। प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे क्या आ गया, डीएपी। डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो ही होते हैं। इसके बाद में आ गया, फर्स्ट था अपने सरल, दूसरा था जटिल उर्वरक या संयुक्त उर्वरक, और तीसरा था मिश्रित उर्वरक, छोटा सी, मिश्रित उर्वरक। देखिए मिश्रित में क्या होगा, इसमें दो या तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों का भौतिक मिश्रण होता है, भौतिक मिश्रण होता है। क्या करेंगे, दो अपने उर्वरकों को, सरल उर्वरकों को, एक सरल ले लिया एक जटिल ले लिया, इन दोनों को या दो सरल लेके इनको भौतिक रूप से मिलाएंगे, ये रासायनिक रूप से नहीं मिले होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये तो रासायनिक रूप से जो दो या दो से ज्यादा पोषक तत्व मिले होंगे वो तो आएंगे इसमें जटिल उर्वरक या संयुक्त उर्वरक में, और जिनमें भौतिक रूप से मिलेगा वो मिश्रित उर्वरक में आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। आज अपने इस आधार पर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कंप्लीट किया है। आगे अपने दूसरे बी और सी का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, ई एफ तक काफ़ी क्लासिफिकेशन है, इनको धीरे धीरे एक एक करके समझते हुए अपने पढ़ते चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो कुछ आपको डाउट्स है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।